किन किन नेताओं से आपकी मुलाकात हुई? सबसे पहले इंजीनियर राशिद जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंजीनियर राशिद जिनको अभी बेल मिली है, मैं जिस दिन वहाँ था तब उनको बेल नहीं मिली थी। मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ और पहली बार मैं उनको मिला था, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1999 में एक चुनाव हो रहा था, 98 या 99 में। करीब 7:30-8 बजे मैं होटल के कमरे में बैठा हूँ और किसी ने मुझे दरवाजे पर खटखट की, तो मैं बाहर से देखता हूँ कौन है। एक व्यक्ति है, बाल नहीं है, दाढ़ी छोटी सी है, स्माइल कर रहा है और मुझे कह रहा है ओपन ओपन ओपन। मैं डर गया, यार साले कौन है ये। मैंने कहा हु आर यू। इसे क्या डर गया क्या? नहीं, मैंने कहा कोई डर का माहौल नहीं, डर नहीं गया। तो मैंने धीरे से वो लॉक खोला, वो तुरंत मेरे रूम में आता है, हाउ आर यू मिस्टर सरदेसाई, आई वांट टू मीट यू, ये वो करके, और बिल्कुल कहता है कि यार यू नो आई वांट टू टेल यू कि कश्मीर में क्या हो रहा है। मैं कुछ कह नहीं रहा है, 15 मिनट वो लगातार बोलता रहता है। वो व्यक्ति था इंजीनियर राशिद। उसके बाद इंजीनियर राशिद का करियर मैंने थोड़े बहुत फॉलो किया। इंडिपेंडेंट था, 2 बार एज इंडिपेंडेंट जीता है चुनाव, जो आसान नहीं होता है किसी भी राज्य में। और उन्होंने अपनी एक पकड़ बना ली एज अ मैवरिक। अब हिंदी में मैवरिक के लिए आप क्या शब्द कहेंगे कि वो कुछ भी कर सकते। कभी स्कूटर पे कहीं जाते थे लोगों के साथ मिलने, कभी चाय की दुकान में बैठ जाते थे। बिल्कुल अलग तरह का उनका कैंपेन होता था, लेकिन उन्होंने अपनी एक पहचान बना दी कि जहां परिवारवाद लीडर्स हैं कश्मीर में, मैं जनता के साथ जुड़ा हूं। और लोगों पर हमेशा एक दिल्ली का हमेशा शक था इंजीनियर राशिद का कि इनको पाकिस्तान कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कर रहा है। टेरर फंडिंग के ही केस में उनको 2019 में यूएपीए में अरेस्ट किया गया। हालांकि उनका कहना है कि मेरे खिलाफ इतने सालों में राजदीप भाई कभी भी एफआईआर नहीं हुई कि मैंने किसी आतंकवादी गुट के साथ कोई भी समझौता किया है। उन्होंने कहा हाँ, मैं बहुत जोर शोर से कहता हूं कि कश्मीर को ऑटोनॉमी मिलने चाहिए, लेकिन मेरा कोई पाकिस्तान से संबंध नहीं, ये उनका कहना है। जो भी हो, 2024 के चुनाव में अगर मैं कहूं कोई वाइल्ड कार्ड या एक्स फैक्टर आ गया है, वो है इंजीनियर राशिद। और अब आप ये गंभीरता से सोचिए, यूएपीए में, सौरभ भाई, यूएपीए में टेरर फंडिंग में जिस व्यक्ति को 5 साल तिहाड़ जेल में रखा गया है, उस व्यक्ति को अब छोड़ा जाता है ऑन बेल टू गो एंड कैंपेन। जब यही चीज अरविंद केजरीवाल की हुई, नॉट इन अ यूएपीए केस, इतना बवाल हुआ था, बट टुडे इंजीनियर राशिद इज अलाउड। और सस्पिशन विरोधी पक्ष वैली के यही कर रहे हैं, ओमर अब्दुल्ला वगैरह, कि भाजपा इसके खिलाफ क्यों नहीं है। उनका कहना है कि इंजीनियर राशिद को आगे किया गया है क्योंकि वो एक तरह से जी, मैं एक वाइल्ड कार्ड लेकर आया। जी, मैं इस पे कोट कर देता हूं और उसके बाद आपका रिस्पांस लूंगा। राजदीप जी, आपने जो कहा, मेरे सामने महबूबा मुफ्ती का बयान है। वो कह रही हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी, ये इंजीनियर राशिद की पार्टी है जी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवारों के पास वसाइल यानी कि संसाधन, रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? लीडर जेल में, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ, पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों को सोचना चाहिए। पीडीपी तोड़कर कई प्रॉक्सी पार्टियाँ बनी हैं। फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, इंजीनियर राशिद की पार्टी को आगे किया। मैं वार्न कर रही हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, आपके यहाँ पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी पार्टियां, इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, खास तौर पर एआईपी, ये अवामी इत्तेहाद पार्टी, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है, खबरदार रहिए। उमर अब्दुल्ला ने भी यही बात कही कि अफसोस बारामूला पार्लियामेंट्री हल्के के लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि बेल उन्हें खिदमत के लिए नहीं मिली, पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिली, वोट लेने के लिए मिली है, जो लोग बहुत सोच रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने साफ कह दिया है। महबूबा मुफ्ती एंड उमर अब्दुल्ला इस एक मसले पर साफ हैं, अब्दुल राशिद को डिस्क्रेडिट करने के मसले पर। देखिए, इंजीनियर राशिद नॉर्थ कश्मीर का चुनाव जीते जेल से, लोकसभा का चुनाव, और बड़ी भारी बहुमत से जीते अगेंस्ट उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन। और मैंने तब भी पूछा था, उनका बेटा जो है अबरार 22 साल का है, वो कैंपेन चलाता है, मैंने उससे पूछा था कि साधन कितने आए। उनका कहना है मैंने 27,000 पेट्रोल पर खर्च किए, इसके अलावा मैं लाउड स्पीकर भी लोगों के साथ ले रहा था, आउटसोर्स किया था। यही सवाल मैंने कल इंजीनियर राशिद को पूछा कि आपकी जो पार्टी है 34 सीट अब लड़ रही है, कहां से आए साधन 34 सीटों को लड़ने के लिए? उन्होंने मुझे कहा मैं चैलेंज देता हूं कि आप अगर मेरा एक पैसा दिखाओ मुझे कहीं सरकार से मिले, मैं
इसी राजदीप जी, हम लोग चुनाव दर चुनाव, पार्टी दर पार्टी देखते हैं, इस पर तो हम ना जाएं। चैलेंज वैलेंज सब अपनी जगह, सब लोग अपना खर्चा जमा करते हैं, सबको पता है चुनाव में कितना खर्च होता है। देखिए, अब विधानसभा में क्या हो रहा है या असेंबली में क्या हो रहा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोकसभा में बात यह है कि वाकई उसके बेटे ने कई एरियाज में लाउडस्पीकर लोगों से लेकर अपने भाषण किए थे। इंजीनियर राशिद की एक बात मैं बता दूं, आप आज हम कह सकते हैं जरूर कि कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि अचानक, जैसे मैंने कहा, उनको कैसे कैंपेन में लाया गया है जब वो यूएपीएम में है, लेकिन 5 साल से उनका मोबाइल भी उनको नहीं मिला था। ही वॉज वर्किंग एज लाइब्रेरियन। वो मुझे कल कह रहे थे, मैंने आपकी किताब पढ़ी, मैंने कहा कहां, उन्होंने कहा जेल में। ही वॉज इन चार्ज ऑफ लाइब्रेरी, जिससे उनको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। अगर हम आज कह रहे हैं कि इंजीनियर राशिद को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार स्पॉन्सर कर रही है, चाहती है कि एक एक्स फैक्टर बन जाए, वाइल्ड कार्ड बन जाए, ये अपनी बात है, ये ठीक है, इस पर आपको इसका निगरानी रखनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन। लेकिन 5 साल तक यही व्यक्ति को कहीं बाहर जाने नहीं दिया, जबकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती 7-8 महीने बाद वो निकल कर बाहर आते हैं। तो एक लास्ट बात, इंजीनियर राशिद के कैंपेन में क्या था, लोकसभा में क्यों जीते? तिहाड़ का बदला वोट से, ये उनका नारा था तब। अब क्या है, वो बाहर निकल गए हैं। क्या विल इट बी एज इफेक्टिव, वी डोंट नो। क्या लोकल फैक्टर्स भारी रहेंगे? लेकिन जरूर आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में अगर कोई एक्स फैक्टर है, वो है इंजीनियर राशिद। नॉर्थ कश्मीर में क्या वो इतनी सीटें या वोट ला सकते हैं कि वो कोई उलटफेर हो? इस पर सवाल। अशरफ बानी साहब, सवाल सीधा है पर जवाब विस्तृत आए, इसकी उम्मीद है। ये जो पुराने पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, फिर बीजेपी, लेफ्ट पार्टियां भी 1-2 सीटों पे, इनकी आपको क्या स्ट्रेटजी दिख रही है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बताइएगा। और उसके बाद जो अपेक्षाकृत नए प्लेयर हैं, जिसमें इंजीनियर राशिद की पार्टी हो गई, सज्जाद लोन अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी भी नोटपैड पे तो नज़र आ रही है ना, रिम दस्ते पे, इनकी मौजूदगी कहाँ और कैसी दिख रही है? और जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंजीनियर राशिद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बेस में डेंट लगा पाएंगे? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कमज़ोर कर पाएंगे, या उमर अब्दुल्ला सत्ता में वापसी की उम्मीद अभी भी पाल सकते हैं? अशरफ बानी जी, जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई थी और 3 चरणों में इन चुनावों को कराने का फैसला चुनाव आयोग ने किया था, तब शुरू में तस्वीर कुछ अलग लग रही थी। और जब अब चुनावी अभियान और चुनावी प्रचार जो है चरम पर है, अब तस्वीर कुछ अलग लग रही है। सबसे पहले ये माना जा रहा था कि जिस अंदाज से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं और जो पैटर्न वोटिंग का और अलग अलग पार्टियों का रहा है, शायद वही जो है इन विधानसभा चुनावों में दोहराया जाएगा। और कोई ज्यादा समय गुजरा भी नहीं है तब से, लेकिन किस तरह से महीनों और घंटों में और दिनों में परिस्थितियां बदल जाती हैं, वो भी चुनावी माहौल में, वो कश्मीर में इन 10 साल के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में साफ नजर आ रहा है। खासतौर से अगर हम जम्मू कश्मीर चुनाव में यहाँ की जो रिवायती पार्टियां हैं या ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जो क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रीय दल है, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनकी भागीदारी रही है ज्यादातर कांग्रेस की। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया था, वही जो पार्लियामेंट या लोकसभा नतीजे आए थे उनको देखकर बेहतर किया था इंडिया गठबंधन ने। तो उन्हें लग रहा था कि ये कैटवॉक है, अब जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर गठबंधन करके सरकार बना लेंगे। लेकिन एक तो जो अलग अलग राजनीतिक दलों को बीजेपी समेत टिकट बंटवारे को लेकर आपसी रस्साकशी हुई, उसने इन पार्टियों के बीच में बहुत बड़ा जो है जलजला लाया है, तनाव खड़ा कर दिया है। किसी भी पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस से टिकट बंटवारे को लेकर कई नेता नाराज हो गए, या तो वो निर्दलीय लड़ रहे हैं या फिर किसी पार्टी का दामन उन्होंने थामा। वही स्थिति बीजेपी की है जम्मू में, जहां पर कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता टिकट न मिलने से नाराज हैं। वो भी या तो किसी संगठन में जा रहे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
और पीडीपी में तो पहले से ही वो मामला था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट जो इन विधानसभा चुनावों में आया है, एक जमाती इस्लामी की एंट्री और दूसरा इंजीनियर रशीद का 5.5 साल के बाद जेल से रिहा होना। अगर हम बात करें जमात इस्लामी की, जमात इस्लामी वही पार्टी है जिसने 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ गठबंधन बनाया था, जिसमें सईद सलाहुद्दीन उम्मीदवार थे, सईद अली शाह गिलानी उम्मीदवार थे, यासीन मलिक जो कि तिहाड़ जेल में अब बंद है, वो इस मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के जो है पोलिंग एजेंट थे, या हम कहें सईद सलाहुद्दीन के पोलिंग एजेंट थे, क्योंकि वो श्रीनगर से चुनाव लड़ रहा था। उसके बाद जो है तब से जितने भी चुनाव हुए उसमें जमात इस्लामी ने जम्मू कश्मीर में बहिष्कार की घोषणा की और उसका असर शुरू में बहुत ज्यादा दिखा और धीरे धीरे वो असर जो है कम होने लगा। लोकसभा चुनाव में जमात इस्लामी के कुछ लोगों ने अपना मन बदला और उन्होंने लोगों से अपील की। वो ये साफ नहीं था कि क्या वो प्रेशर को लेकर या सरकार की तरफ से उनको जो प्रेशर बढ़ा है पिछले कई सालों के दौरान, खासतौर से प्रतिबंध लगने के दौरान, या उसके कारण है, या फिर वो जो है और किसी वो उनका परिवर्तन हुआ है कि वो अब डेमोक्रेटिक राजनीति से जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इन विधानसभा चुनाव में जमात इस्लामी के प्रमुख चेहरे जो हैं वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में। और अगर हम बात करें कि उनके रैलीज की, तो कुलगाम जो कि एक जमाने में आतंकवाद का गढ़ माना जाता था, बहुत ज्यादा वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी सबसे कम होता था जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, तो वहां पर जिस अंदाज से जमात इस्लामी के इन निर्दलीय उम्मीदवारों को भीड़ जुट रही है, वो साफ कुछ संकेत जाहिर कर रही है कि जमात इस्लामी के निर्दलीय उम्मीदवार भी वोट जरूर काटेंगे, खासतौर से पीडीपी के, और यहां तक कि काफी कांटे की टक्कर उनकी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हो या पीडीपी के हो, उनके साथ होने वाली है दक्षिण कश्मीर। जहां तक इंजीनियर रशीद की पार्टी की बात है, इंजीनियर रशीद की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सिद्ध कर दिया था उसकी पार्टी की हालत क्या है, उसकी पार्टी की ताकत क्या है, जब उसने दो बड़े राजनेता उमर अब्दुल्ला भूतपूर्व मुख्यमंत्री को हराया, सज्जाद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख को हराया, वो भी 2 लाख से अधिक वोटों से। और खुशकिस्मती ये है कि जब तिहाड़ जेल से इंजीनियर रशीद छूटे, उसके बाद सबसे पहला जो लाइव इंटरव्यू है वो उन्होंने आज तक पे किया और मैंने ही उनसे वो बातचीत की थी। और उसमें जिस अंदाज से उन्होंने तेवर दिखाए और जिस अंदाज से उन्होंने दोनों गठबंधनों को, यानी एनडीए को भी और इंडिया गठबंधन को भी आड़े लिया है, तो वो कहीं ना कहीं जो है कश्मीर में उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने लगा है। और ये भी साफ है कि अगर उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो हो सकता है कि जो उनका परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में था उससे बेहतर प्रदर्शन इन विधानसभा चुनाव में देखे जा सके, क्योंकि इंजीनियर रशीद का एक अट्रैक्शन पावर जो है चुनावी प्रचार को लेकर, जिसमें वो लग गए हैं, खासतौर से दक्षिण कश्मीर में जहां पर सबसे पहले चुनाव होना है, तो वो इस चुनावी परिस्थिति और को इम्बैलेंस कर सकता है। जमात इस्लामी और इंजीनियर रशीद, और उसके साथ साथ जो रूठे हुए उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के, और तीसरी बात जो कांग्रेस के नेता जो खुलकर जो इस गठबंधन में अलग अलग नेता अलग अलग जगहों पर बात करने लगे हैं, उसने भी इस इंडिया गठबंधन या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को जो है कहीं ना कहीं एक डेंट पहुंचाया है, एक नुकसान पहुंचाया है। हम अगर जो पूर्व अध्यक्ष थे स्टेट कांग्रेस के वकार रसूल वानी जो बानिहाल से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ओपन रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को बुरा भला कहा, कोसा, जबकि कांग्रेस के यहाँ जो राज्य के प्रभारी हैं अब तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने उससे किनारा तो किया है, लेकिन जमीन पर यह हालत है। उसी तरह गांदरबल की लोकसभा विधानसभा सीट जहां से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला परिवार की पारिवारिक सीट मानी जाती है, वहां पर जो कांग्रेस का स्थानीय नेता है आदिल फारूक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांदरबल, वो पार्टी की लाइन से हटकर निर्दलीय तौर पर जो है गांदरबल से इन चुनावों में खड़ा हो गया। जब बात की उससे तो कहा मैं कांग्रेस मेरे दिल और रग रग में बस रहा है, लेकिन मैं निर्दलीय लड़ूंगा, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी यानी गांदरबल में किसी दूसरे को नहीं आने दूंगा।
तो जाहिर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट काटेंगे। तीसरी तरफ एक ट्रेंड अब बन गया है अलगाववादी नेताओं के लिए और उन लोगों के लिए जो जेल में बंद है, कि इंजीनियर रशीद की जिस अंदाज से रिहाई जेल के भीतर चुनाव लड़ने से हो गई और चुनाव जीतकर हुई, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी रास्ता खुल सकता है। तो कुछ जेल में जो अलगाववादी नेता है, जैसे सरजान बरकाती, जो कि बड़े पोस्टर बॉय थे एक जमाने में 2016-2017 बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उस पूरे अनरेस्ट के कश्मीर में, तो उनकी बेटी ने जो है अपना सरजान बरकती का जो है नामांकन 2 जगहों से, पहले शोपियां से बरा था दक्षिणी कश्मीर में, वहां कैंसिल हुआ, और उसके बाद फिर गांदरबल से, और अब माना जा रहा है कि वो हो सकता है इंजीनियर रशीद उनको उत्तरी कश्मीर से भी किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं। तो जाहिर है कि ये पूरा जो एम्बैलेंस है, ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी जो है प्रमुख दलों के लिए है, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। बीजेपी को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा कश्मीर की इस राजनीति से, क्योंकि जमात इस्लामी और इंजीनियर रशीद का फोकस ज्यादा कश्मीर में है, जम्मू में उतना फोकस नहीं है। जम्मू में आमतौर से सीधी टक्कर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच में देखी जा रही है। लेकिन इस कश्मीर की इस राजनीति का 2 क्षेत्रों पर जम्मू में असर हो सकता है। एक तो पुंछ राजौरी जो कि पीर पंचाल के उस पार है, और चिनाब वैली जिसमें किश्तवाड़, डोडा और रामबन के जिले आते हैं। तो जाहिर है कि जिस अंदाज से हर रोज जम्मू कश्मीर में समीकरण बदल रहे हैं, अलगाववादी नेताओं, इंजीनियर रशीद की चुनावी सभाओं में जमकर भीड़ एकजुट हो रही है, बिना किसी बुलावे के, बिना किसी सुविधा के, और जमात इस्लामी के भी निर्दलीय उम्मीदवारों के जो जनसभाएं हो रही है उसमें भीड़ जुड़ रही है, खासतौर से युवाओं की, वो कहीं ना कहीं साफ इशारा करता है एक तो हिस्टोरिक मत प्रतिशत होगा विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी और यहाँ के जो लोग हैं उनको लग रहा है कि डेमोक्रेटिक तरीके से, वोट के तरीके से ही वो अपनी बात जो है वो साबित करना चाहते हैं, और उसी से जो है, उसी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अपने हम कहें कि अपने सेंटिमेंट को जो है जाहिर करना चाहते हैं।